देखो एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन क्या कहता है अपन देखते हैं इसको। देखिए, अ पेंशन फंड मैनेजर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन टू शेयर्स। एक देखो, पेंशन फंड मैनेजर है, एक मैनेजर है, ठीक है। और वो किस चीज को मैनेज करता है? पेंशन फंड को मैनेज करता है, ठीक है। इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन टू शेयर्स। मतलब पेंशन, आपको ये आदमी रिटायर होगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसके पहले क्या करना पड़ता है हमें? अगर वो 60 पे रिटायर होता है उससे बहुत साल पहले, उसकी ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब 20-25 की ज्वाइनिंग होती है किसी एज पर और वो 60 पे रिटायर होता है वो आदमी, उसके पहले किसी कंपनी को क्या करना पड़ता है? फंड क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो फंड क्या करता है? वो इन्वेस्ट करती है वो कंपनी या वो डिपार्टमेंट, और उससे जो रिटर्न आता है उसको डिपॉजिट करती है और उस आदमी को लास्ट में पे आउट करती है। तो पेंशन फंड मैनेजर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग, तो वो जो फंड होता है ना वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको? एक तो शेयर ए में और एक शेयर बी में, दो तरीके के शेयर है। इट इज एस्टिमेटेड दैट, यह अनुमान लगा रहे हैं कि जो शेयर ए में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो पैसे का, इट विल अर्न अ डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम। तो साल का ब्याज मिलेगा आपको, डिविडेंड मिलेगा आपको 12%। अगर शेयर बी में करते हो तो 4% पर एनम मिलेगा। ये तो आपको का हो गया डिविडेंड। उसके बाद में जो आपका शेयर के अंदर मार्केट, जैसे आपके शेयर रेट होती है, अगर शेयर रेट या शेयर वैल्यू के अंदर ग्रोथ होती है, अगर शेयर वैल्यू के अंदर क्या होती है? ग्रोथ, मार्केट वैल्यू बढ़ती है शेयर की, इन 1 ईयर ऑफ शेयर ए विल बी 10 पैसा पर रुपी। यानी कि शेयर ए जो है ना, इस शेयर ए के अंदर एक और चीज मिलेगी, मतलब आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और ग्रोथ जो होती है शेयर वैल्यू के अंदर, उसका भी शेयर आपको मिलेगा। ग्रोथ इन शेयर वैल्यू, शेयर्स की जो वैल्यू बढ़ती है उसका भी आपको क्या मिलेगा? उसका भी आपको रिटर्न मिलेगा। देखो उसका रिटर्न। वो, हाँ, तो 1 रुपए में 10 पैसा, 1 रुपए में यानी कि 10 पैसा इन 1 रुपी, ठीक है, या 0.10 इन 1 रुपी। फिर एंड बी में कितना मिलेगा? 40 पैसा पर रुपी। 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 40 पैसा मिलेगा, और ए में क्या बोला? 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 10 पैसा रिटर्न मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी आपको। ही रिक्वायर्स, वो जो पेंशन मैनेजर है, ही रिक्वायर्स द इन्वेस्टिंग द मिनिमम टोटल सम विच विल गिव, यानी कि मिनिमम कितना वो इन्वेस्टमेंट करे, मिनिमम कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, विच विल गिव डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट 600 पर एनम। यानी कि देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो जॉब ज्वाइन करो, जब रिटायर होंगे उस समय आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन आपकी कंपनी डिसीजन ले रही है, उसमें जो फंड मैनेजर है वो डिसीजन लेगा। तो क्या बोल रहा है कि मैं मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करूं कि जो डिविडेंड इनकम हो ना वो एटलीस्ट 600 रुपए पर एनम तो मिले ही मिले। कितनी मिले? एटलीस्ट। ये देखो एक वर्ड देखो, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट उसको 600 रुपए पर एनम मिले ही मिले। एंड ग्रोथ इन 1 ईयर ऑफ एटलीस्ट, और अगर डिविडेंड मिले तो 600 रुपए पर एनम मिले, और अगर ग्रोथ मिले, ये जो ग्रोथ है देखो, दो चीजें थी कि डिविडेंड भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगी। तो डिविडेंड कितना मिले? 600 रुपए पर एनम मिले, और ग्रोथ मिले तो कितना मिले? एटलीस्ट 1000। कितना मिले? एटलीस्ट 1000 ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये अभी तक इसको क्वेश्चन को मैंने रीड किया है, ठीक है। अब क्या कहता है? यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मैथमेटिकल रूप बनाओ, विच विल फैसिलिटेट कंप्यूटेशन ऑफ द मिनिमम सम, जो आपको क्या हेल्प करे? इन कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम सम टू बी इन्वेस्टेड। ये बोल रहा है कि मिनिमम कितना सम इन्वेस्ट करें टू मीट द मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव है, मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कि मिनिमम 600 रुपए पर एनम तो उसको क्या मिल जाए? डिविडेंड मिल जाए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ग्रोथ जो है एनुअली वो कितनी मिल जाएगी, बोला ना 1 ईयर, एनुअली ग्रोथ मिल जाए 1000 रुपए कम से कम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में कौन से चैप्टर का लग रहा है बताओ? फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल। एक जो ये समझ रहे हो आप लोग, ये अगर वर्ड लेता तो आप इसको एलपीपी का ही क्वेश्चन मानोगे, समझ रहे हो। और एक यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपटीशन मिनिमम सम, फिर मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव, ये एक वर्ड है, ठीक है। ये एलपीपी के अंदर ऐसे वर्ड, इसमें डायरेक्ट इसने ये नहीं बोला लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म करो, लेकिन इसने ये बोला मैथमेटिकल मॉडल बनाओ या मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ या फॉर्मुलेशन करो, ये बोल के छोड़ दिया उसने। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हम एलपीपी का क्वेश्चन होता है तो हम इसको करने से पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? स्टेप्स देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। स्टेप 1 क्या होता है? आप लोगों को मालूम है स्टेप 1 क्या बताए? अभी हम सॉल्यूशन में
पहले हम क्या करेंगे, आपको स्टेप्स बता रहे हैं। तो स्टेप क्या है बताओ, ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकता है किस टाइप की प्रॉब्लम? हाँ, ये मिनिमम प्रॉब्लम है। कैसे पता चलता है ये मिनिमम प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में ना, हाँ, क्वेश्चन में क्या कहता है, मिनिमम, इस देखो मिनिमम सम टू बी इन्वेस्टेड, तो ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो आप क्या लिखोगे, ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर स्टेप टू, स्टेप टू क्या होता है, आप लोगों को याद है स्टेप टू? स्टेप टू हमने आपको क्या बताया था कि हमको, हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं हम स्टेप्स टू के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स में हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, जो चीज हमें निकालनी है, मतलब क्या चीज मिसिंग है, या क्या चीज आपको निकालनी है, क्या चीज आपको गायब है यहाँ पर। तो आप ये देखो कि जो हमने बोला था, अगर यहाँ पे यूनिट्स की बात होती, जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो अगर प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स बनाए, प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट्स बनाए, है ना, तब तो आप क्या करते थे, आप बोलते थे ये तो x1 हो जाएगा मैम, ये x2 हो जाएगा, इसकी इतनी यूनिट्स बना लो। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ए की बात हो नहीं, प्रोडक्ट बी की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बताओ, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हम किसी को तो वेरी गुड, जो ये टू शेयर्स है, ये जो टू शेयर्स है, इनको प्रोडक्ट शेयर ए और शेयर बी, तो शेयर ए प्रोडक्ट ए हो जाएगा, शेयर बी प्रोडक्ट डी हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स में क्या होते हैं, प्रोडक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो इन शेयर्स में हमको इनकी कितनी कितनी यूनिट्स, यानी कि कितनी कितनी यूनिट्स क्या करनी चाहिए, कितनी कितनी यूनिट्स हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी शेयर ए की यूनिट, कितनी शेयर बी की यूनिट्स हमें क्या करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए या इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजर कंसीडर या वांट्स टू परचेज, क्या शेयर ए खरीदना चाहता है, शेयर बी खरीदना चाहता है, लेकिन हमें नहीं पता शेयर ए के कितने यूनिट्स खरीदेगा या नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदेगा, और नंबर ऑफ शेयर्स बी कितने खरीदेगा, तो हमें ये नहीं पता है। जो हमें नहीं पता होता है उसको हम क्या करते हैं, फिर अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, मैम ये सोल्यूशन में लिखना है। नहीं अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये मैंने इनकी जगह में शेयर ए बी का यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि x1 अमाउंट इन्वेस्ट करना है शेयर ए में, वो x1 अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, और ये x2, तो ये हो गया अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन शेयर बी। शेयर बी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, x2, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, x2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 क्या होता है हम लोगों का, स्टेप 3 क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइजेशन। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे हमारे मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? मैम मिनिमम इन्वेस्टमेंट हाँ, अमाउंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो हमको क्या करना है, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, तो मिनिमाइजेशन, या मिनिमम, आप मिनिमम ऐसे लिख लो शॉर्ट के अंदर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होता है। मिनिमम इसका फंक्शन जेड, जेड जो क्या फंक्शन के लिए हम डिनोट करते हैं, तो मिनिमम मिनिमाइज करना चाहता है, तो मिनिमाइज क्या करना चाहता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो इतना करना ही चाहता है, ठीक है। तो दो शेयर ए और शेयर बी में मिला के वो कितनी यूनिट्स इन्वेस्ट करना चाहता है, ये हमें नहीं पता। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, फॉर्मुलेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम कंप्यूटेशन मिनिमम सम टू बी इन्वेस्टेड, दोनों में मिलाकर वो कितना पैसा लगाए, हमें नहीं पता दोनों में मिलाकर कितना पैसा लगाए, कि हमारा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना करे कि मैक्सिमम हमें क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, मैम ये जो ऊपर एक लाइन गिवन है ना कि मिनिमम, एक मिनट स्क्रॉल अप करना मैम। हाँ, ये लो ये लो, ये जो लाइन है कि डिविडेंड इनकम एटलीस्ट 600 पर एनम, तो ये दोनों शेयर की मिला के है ना। ये दोनों शेयर के मिला के क्या कह रहा है, ही रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग द मिनिमम टोटल सम, मिनिमम वो कितना हाँ इन्वेस्ट टोटल। करे, टोटल सम, है ना। तो हम, हाँ हाँ, तो मिनिमम कितना, इतना तो करे ही करे कि उसको क्या हो, कम से कम ये तो मिले ही मिले, और ये तो मिले ही मिले, ठीक है। ठीक है मैम। तो हमने कहा टोटल ए और बी के अंदर, टोटल ए में मतलब टोटल ए और टोटल शेयर ए और शेयर बी में क्या करे, इतना इतना वो इन्वेस्ट कर दे। ये हमें भी अमाउंट नहीं पता कि भाई टोटल अमाउंट वो कितना इन्वेस्ट करेगा, कुछ पता चल रहा है क्या इसमें, नहीं पता नहीं चल मैम, रहा, नहीं मिनिमम पता ही चल पता रहा, है। ठीक है, नहीं पता चल रहा, तो हमें कुछ नहीं पता, तो हम बोल देंगे इसमें x1 अमाउंट, इसमें x2 अमाउंट, ठीक है, टोटल इतना पैसा लगाएगा। टोटल पैसा पता नहीं ना हम लोगों को कि उसको कितना, उसके पास है कितना फंड, हमको फंड ही नहीं पता उसका, वो हमको निकालना है।
ठीक है, ए में कितना पैसा लगा है और शेयर बी में कितना पैसा लगा है, ठीक है। तो अब कहता है कि वो दूसरी अब एक स्टेप थर्ड तो हो गया आपका, क्या कि आपने बताया कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिमम x1 प्लस x2 वो फंड इन्वेस्ट करे, ठीक है, मिनिमम इतना फंड तो वो x1 x2 तो फंड इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 किसके लिए होता है, स्टेप 4 हमेशा किसके लिए होता है, Constants. हाँ, ये कॉन्स्टेंट्स के लिए होता है। तो हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, यानी कि हमारी लिमिटेशंस क्या है या हमारी कंडीशन क्या है, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है। तो वो कहता है, क्वेश्चन में आओ देखो, यहाँ पे हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखो कि लिमिटेशन क्या है, देखो लिमिटेशन क्या है, ये देखो कि शेयर ए विल अर्न अ डिविडेंड ऑफ 12%। मैम आपकी वॉइस मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है, देखो शेयर ए जो है, शेयर ए विल अर्न डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम एंड शेयर बी विल अर्न 4%। देखो डिविडेंड इनकम की बात करें, अगर हम डिविडेंड इनकम की बात करें तो देखो डिविडेंड के बारे में 3 इंफॉर्मेशन है। पहले इंफॉर्मेशन आप पहले वाले के अंदर देखो, ये फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में देखो कि डिविडेंड इनकम का एक बार क्या क्या रखा है, रिटर्न दे रखा है 12% ए पर, शेयर ए पे तो कितना है 12% और शेयर बी पे कितना है 4%। और देखो डिविडेंड के बारे में और क्या कह रखा है यहाँ पे, देखो डिविडेंड इनकम 600 रुपए पर एनम तो उसको कमाना ही कमाना है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम 600 रुपए तो कमाए और ज्यादा भी कमाए तो दैट इज गुड ना, अगर ज्यादा भी कमा ले तो अच्छा है ना, 600 रुपए तो हमें मिले ही मिले। हम ये चाहते हैं जैसे आप जॉब करने चाहो, अब आपके दिमाग में कुछ तो होगा कि मुझे ना मान लो 8 लाख का तो पैकेज मिले ही मिले, मिनिमम 8 लाख का पैकेज तो मिले ही मिले, ज्यादा मिले तो वेल एंड गुड। तो इसमें भी डिविडेंड में भी यही बात कही है कि डिविडेंड जो है वो ए के ऊपर तो 12% मिले और बी के ऊपर 4% मिले, है ना, पर हमें रुपीज में नहीं पता, और रुपीज में अगर बोल रहा है तो बोल रहा है साल का हमें 600 रुपए मिले मिले एटलीस्ट बोला है, देखो येलो कलर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिविडेंड के लिए एक लिमिटेशन हो गई है, क्या लिमिटेशन हो गई है कि 600 तो हो ही हो, 600 तो हो ही हो। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 600 तो आपको साल के इनकम मिले मिले, तो एक डिविडेंड के ऊपर हमने क्या कर दी, डिविडेंड की लिमिटेशन लगा दी। लिमिटेशन हो गई हमारे पास में, कंस्ट्रेंट को मतलब लिमिटेशन, ठीक है, कि 600 रुपए तो, अच्छा मिनिमम साइन का मतलब हमें 600 रुपए या 600 रुपए से ज्यादा मिल जाए। ये किसका साइन है, ये ग्रेटर का साइन है, ये किसका साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का, ठीक है। तो 600 रुपए तो मतलब 600 रुपए तो मैं कमाऊं, और 600 से ज्यादा मैं 700 भी कमाऊं, 800 भी कमाऊं, 900 भी कमाऊं, तो वेल एंड गुड है ना। तो 600 तो मेरी क्या है, और इससे ऊपर भी कमा लूं, इससे ऊपर भी कमा लो, 700 800 कुछ भी, ठीक है। अब ये नहीं पता हमें, लेकिन हम इसको फॉर्मुलेशन करें मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ये कितना है, ये 600 से ऊपर कितना कमाएंगे ये हमें नहीं पता, बट हमें क्या करेंगे, शेयर ए पर प्लस शेयर बी के ऊपर डिविडेंड इनकम कमाएंगे। शेयर ए पे कितना कमाएंगे, x1 हाँ प्लस x2, देखो यहाँ पे देखो शेयर ए पे हम 12, ये देखो शेयर ए पे हम कितना कमाएंगे, 12%, हाँ शेयर ए पे कमाएंगे हम 12% और शेयर बी पे कमाएंगे 4%, ठीक है। तो डिविडेंड के ऊपर लिमिटेशन हमने कहा कि इस पे तो कमाएंगे हम 12% और बी पर कमाएंगे हम 4%, ठीक है। लेकिन 12% किस पे, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके ऊपर, तो भाई 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तब 12%, यानी कि 100 रुपए के ऊपर कितना मिलेगा, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तब आपको 12 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। और यही तो मतलब होता है 12% का मतलब, 100 रुपए के ऊपर 12% का मतलब क्या होता है, 12% ऑफ x1, हाँ। तो हम क्या करेंगे, हमें रुपीस तो पता नहीं, कि हमने रुपीस तो हमें पता ही नहीं थे, वो तो हमने x1 x2 मान लिए, वो तो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जो हमें पता नहीं है वो अननोन है, जो अननोन है वही हमारे x1 x2 हो गए, दो तरीके के प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें फिर, इसको इन्फॉर्मेशन को हम लिख रहे हैं, 12% को कैसे लिख रहे हैं फिर हम लोग 0.12 लिख लेते हैं, ठीक है। और 4% को क्या लिख रहे हैं 4% को क्या लिख सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर, x1 के ऊपर 12% और x2 के ऊपर 4%, तो टोटल ए और बी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो तो डिविडेंड 600।
तो एक तो इक्वेशन हमारी ये मिल गई, ये डिविडेंड कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक और है ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ के लिए क्या कहता है कि ग्रोथ के ऊपर कितना अर्न करना चाहता है, एटलीस्ट, ये बोल रहा है एटलीस्ट 1000 रुपए तो हम क्या करें, बोल रहा है ना, ग्रोथ इन अ ईयर, तो वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1000 तो हुई हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम। हाँ ठीक है। तो देखो फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 1000 या 1000 से ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, साइन का मतलब 1000 से ऊपर, ठीक है। तो 1000 से ऊपर, अब ये किसकी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रोथ। ग्रोथ की। तो आप लिख लो यहाँ पे ग्रोथ कंस्ट्रेंट। और ग्रोथ किस पे कमाओगे, ए प्लस बी शेयर के ऊपर ही कमाओगे। तो ए की कितनी यूनिट्स x1 और बी की कितनी x2, और इसके ऊपर कितना कितना देखो, ग्रोथ देखो, ये दे रखा है, इसमें पढ़ो, ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फनिया, शेयर ए पे 10 पैसा और शेयर बी पे 40 पैसा। इसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 10 पैसा मैम, होगा। हाँ जी, मैम ये जो अपन ने ये पहले साइड में तो लिख लिया कि मिनिमम मिनिमम कितना चाहिए, है ना। फिर जो हाँ अपन आगे के जो निकाल रहे हैं उसमें मतलब कि इतना इतना इन पे मिलेगा, मतलब वो हाँ कैलकुलेशन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए लिख रहे हैं ना। हाँ, देखो ये सेकंड वाली ये जो लाइन है ना, हाँ ये हाँ। लाइन, तो शेयर ए पे 10 पैसा और शेयर बी पे 40 पैसा, ये है ग्रोथ। तो ग्रोथ का टोटल देखो, यहाँ पर आपने देखा तो ग्रोथ का क्या दिया, इसने टोटल लिमिट दे दिया था, यहाँ पर ग्रोथ का टोटल, ये देखो ये ग्रोथ का लिमिट दे दिया इसने, एटलीस्ट 1000। फिर ये ग्रोथ के बारे में इसने बताया कि शेयर ए की ग्रोथ और शेयर बी की ग्रोथ। अच्छा, अपन वो यूनिट्स नहीं बताया तो एक यूनिट पे मान रहे हैं कि भाई इतना होगा, तो फिर अगर आगे नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगी तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, तो 0.1 मतलब 10 पैसा का मतलब कितना होता है, फिर 0.1 हो जाएगा, कितना हो जीरो जाएगा, पॉइंट 0.1, ठीक है। प्लस दूसरा कितना था अपना, 40 पैसा, 0.4 0.4, ठीक है। ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। लिमिट सब्जेक्ट मतलब स्टेप 4 में हमेशा हम लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। ये दूसरी अपनी बन गई। बाकी अब क्या करते हैं, स्टेप 5 क्या होता है, नॉन नेगेटिव। स्टेप 5 क्या होता है, नॉन नेगेटिव फंक्शन, है ना। अरे भाई याद है क्या, हाँ। अच्छा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिख लो, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे भाई, हमारी जो भी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे या यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट शुड बी व्हाट, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। ये तो आपका सब मम्मी जगह क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं क्या? हाँ मैं मॉड्यूल के और अलग भी सब मिक्स ही करवा रही हूँ, ठीक है। हमें क्वेश्चन भेज देना ना, हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन भेज देना ना। हाँ देखो क्वेश्चन मैं भेज दूंगी आपको। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अब हमने स्टेप 5 में इसको सिर्फ अंडरस्टैंड किया है, और इसको सॉल्यूशन वाइज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन वाइज लिखना तो बहुत आसान है। अभी स्टेप 1 2 3 4 5 में हमने इस क्वेश्चन को, जो फ्रेम्ड क्वेश्चन था उसको हमने अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया। मैम एक बार ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब बताना क्या था। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कोई, जैसे आपने बोला कि हम चेयर टेबल बनाएंगे, तो चेयर टेबल आप या तो 0 बनाओगे या 0 से ज्यादा बनाओगे, लेकिन आप माइनस में तो हाँ कभी कोई यूनिट प्रोड्यूस कर नहीं सकते ना। तो नहीं, x1 x2 कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो। सो हाँ नॉन मतलब नेगेटिव बोल। नेगेटिव। हाँ तो आपका इन्वेस्टमेंट भी या तो 0 करोगे या 1 रुपया 2 रुपया 3, इससे ऊपर 0 0 से ऊपर करोगे, 0 से नीचे तो नहीं कर सकते ना आप, रुपीज कैन नॉट बी नहीं। लेस देन 0, है ना, इन्वेस्टमेंट के टाइम, यस मैम। ठीक है। इसलिए x1 x2 हमने क्या माना, 0, मतलब इससे ग्रेटर मैम ग्रेटर देन इक्वल। सोल्यूशन कहाँ से तो मतलब ये solution सोल्यूशन कैसे अब प्रेजेंट करना था। एग्जाम में सोल्यूशन करना है तो ऐसे करना है। अब देखो ये तो आपको समझाने के लिए स्टेप 5 समझाने के लिए लिखा है। आप सीधा बोलोगे क्या कि देखो लेट x1 जो है वो क्या मान लिया हमने, यहाँ पे देखो क्वेश्चन से यहाँ से उठा लो, आपको देखो देखो स्टेप 1 में मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो समझ में आया। स्टेप 2 से उठाओ कि हमने स्टेप 2 में क्या लिखा था, ये लिखा था स्टेप 2 में क्या लिखा था, ये लिखा था x1 और x2। ये स्टेप 2 का हम यहाँ से उठा लेंगे और यहीं पे हम लिख देंगे। देखो x1 लेट x1 भी, x1 को क्या मान ले, अमाउंट इन्वेस्टेड x1 इन शेयर्स ए, शेयर ए में हम, और x2 अमाउंट क्या है, अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन शेयर डी में, ठीक है। तो ये हमारा एजम्पशन हो गया। उसके बाद में क्या है, ये स्टेप लिखना एग्जाम में कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है।
तो ये अंडरलाइन करना और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना, मिनिमाइज करना, किसको मिनिमाइज करना, किसको, x1 प्लस x2, इतना फंड तो हमको इन्वेस्ट करना ही करना है। ये टोटल फंड हो गया ना x1 और x2, ये जो आपने माना, इन दोनों को मिलाकर आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। तो मिनिमम बोला था ना इसने, आपको याद तो आ रहा है ना, देखो। हाँ मैम। ठीक है, तो हमने ये बना रखा है ना यहाँ पे, अभी हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख देंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, ये लाइन लिखी हुई है ना स्टेप 4, ये हम उतार लेंगे एज इट इज। तो आप यहाँ पे लिखा लो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये एज इट इज उतार लो। अंडरलाइन करके और आपकी इक्वेशन जो हमने बनाई है वो उतार लो। और ब्रैकेट में भी दे देना कि ये डिविडेंड कंसंट्रेंट है। और दूसरा कौन सा था आपका, ग्रोथ का। ठीक है, और लास्ट में क्या था, नॉन नेगेटिव था। ठीक है, लास्ट में क्या था, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इसको कांस्टेंट भी बोल लो चाहे फंक्शन बोल लो। तो दिस इज द सॉल्यूशन जो एग्जाम में आप करने वाले हो, दिस इज द सॉल्यूशन। ये आया क्वेश्चन मान लो एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे करोगे एग्जैक्टली इस तरीके से। ठीक है, एक बार यूनिट्स का एग्जाम्पशन लिखोगे, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंसंट्रेंट फंक्शन, खत्म। और लास्ट में नॉन नेगेटिव। पहले आप क्या करोगे, यूनिट्स को अज्यूम करना है, x1 x2 उठाना है। सेकंड आपको फिर एग्जाम में लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड आपको लिखना है कंसंट्रेंट फंक्शन, और उसके बाद में नॉन नेगेटिव फंक्शन, खत्म, ओवर हो गया। इजी था। मैम हमेशा ये 4 इक्वेशन ही बनेंगी ना? हाँ, इसी तरीके से लिखना है हमेशा, ये फॉर्मेट है। ये आप देख लो, दिस इज द फॉर्मेट जो आपको एग्जाम में इसी तरीके से फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, कोई इफ्स बट्स नहीं है। समझ में आ रहा है? दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक इजी था क्या? यहाँ तक तो इजी था ना। मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगी, आप होमवर्क करना बाद में। ओके, सुनते ही नहीं हो आप लोग तो। चलो एक क्वेश्चन और कराती हूँ आप लोगों को। मैम इसमें कुछ मॉड्यूल के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपरों के हैं, और कुछ अपन के स्कैनर के भी करवा रहे हो ना आप? हाँ हाँ, मैं सब सारे करवाऊंगी आपको। देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन है कि इसमें भी देखो, अ बैंक इज इन द प्रोसेस, देखो एक बैंक है, इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग लोन पॉलिसी। ठीक है, एक लोन पॉलिसी को बनाना चाहता है, फॉर्मुलेट मतलब एक लोन पॉलिसी बनाना चाहता है, फॉर्मुलेट करना चाहता है, इन्वॉल्विंग अ मैक्सिमम ऑफ 600 मिलियन, जिसमें बोलता है कि मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करेंगे या लोन देंगे, तो बोल रहा लोन पॉलिसी, यानी कि मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं हम लोग, 600 मिलियन। कितना दे सकते हैं, 600 600 मिलियन। मिलियन। ठीक है, टेबल बिलो, एक टेबल नीचे दी हुई है, टेबल दिख रही है आपको, टेबल बिलो गिव्स द रेलेवेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, यानी यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोन्स दे रखा है, देखो पर्सनल लोन, कार, हाउसिंग, एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन, ये टाइप्स ऑफ लोन्स दे रखे हैं। बैड डेट्स आर नॉट रिकवरेबल, बैड डेट्स जो हो जाएंगे वो आपको कभी रिकवर नहीं होंगे, इसने बोला है। एंड प्रोड्यूस नो इंटरेस्ट रिसीव, और जो बैड डेट्स होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। भाई लोन में क्या होता है, कभी कभी कई लोग पैसा चुकाते ही नहीं है बैंक वालों को, तो बैंक के लिए वो बैड डेट्स है। और जो बैड डेट हो गया, जो पैसा डूब गया, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट, जो लोग पैसा देते हैं उसी का इंटरेस्ट उनको मिलता है, कि पैसे के साथ वो क्या ले लेते हैं, आपको कभी कोई लोन देता है तो बैंक वाले जो आपसे वापस से मनी लेते हैं वो इंटरेस्ट के साथ ही तो लेते हैं। यस मैम।
और जो आपने नहीं दिया, आप भाग गए या आप करप्ट, वो बैंक्रप्सी हो गई, आपने नहीं दिया, है ना, जैसे माल्या चला गया, वो कितना बैड डेट्स करके गया है, तो जब पैसा ही नहीं दिया तो इंटरेस्ट कहाँ से दिया होगा उसने? माल्या का तो नाम जानते हो ना? हाँ मैम, मुझे मालूम है। यस मैम। फिर टू मीट कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक्स, अब हर बैंक का दूसरे बैंक के साथ में कंपटीशन है, मतलब सेम बिजनेस वालों का आपस में कंपटीशन रहता है। टू मीट द कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक्स द फॉलोइंग पॉलिसी गाइडलाइंस हैव बीन सेट, और इसके लिए उन्होंने पहले गाइडलाइंस बना ली, कुछ पॉलिसी बना ली, ये बना ली कि एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड, अब एटलीस्ट वर्ड, ये कुछ वर्ड्स है, मैं इनको ना हाईलाइट करूंगी क्योंकि यही हमारी ना इक्वेशन बनाने में काम करती है। मैं जहां पे भी मुझे एटलीस्ट या मिनिमम या ग्रेटर ये वर्ड अगर होंगे तो वही मुझे हेल्प करेंगे कि मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊं, लेस देन का साइन लगाऊं या इक्वल टू का साइन लगाऊं। मीन्स ये देखो, मतलब ये वाला साइन लगाऊं या ये वाला साइन लगाऊं या ये वाला साइन लगाऊं, ये वाले साइन जो है मुझे इसी क्वेश्चन में मिलने, मतलब इसी वो जो वर्ड है क्वेश्चन है इसी में हमको मिलने वाले हैं। तो एटलीस्ट हमने यहाँ पे एक उठा लिया, बोला एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड्स मस्ट बी एलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल, मतलब जितना भी आपने टोटल फंड कितना सोचा, ये सोचा आपने टोटल फंड कि 600 मिलियन लोन, या फंड बोल दो, फंड बोल दो या लोन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, कभी ये फंड बोल देता है और कभी ये लोन बोल देता है, ठीक है, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बात तो लोन की है चाहे बात फंड की हो। एटलीस्ट 40% ऑफ द लोन मस्ट बी एलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल, तो बोल रहा है कि जितना भी आपने लोन सोचा था, आपने 600 सोचा था, उसका 40% क्या है, किसमें कर दो, एग्रीकल्चर और कमर्शियल में। फंड्स अलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट, अब देखो यहाँ पे भी एक वर्ड मिल रहा है एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी हमको एक वर्ड मिल गया एटलीस्ट, तो ये बोल रहा है फंड अलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल लोन्स, ठीक है, गिवन टू पर्सनल कार एंड हाउसिंग, क्या बोल रहा है कि 50%, एटलीस्ट 50% लोन किसको देना है, पर्सनल कार और हाउसिंग, ये देखो पर्सनल कार और हाउसिंग, इसको कितना देना है, 50% देना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? फिर से बता देती हूँ, 600 का लोन देना है और उसमें बोला है कि 40% जो लोन है वो किसको देना है, एग्रीकल्चर कमर्शियल, तो एग्रीकल्चर कमर्शियल को तो बोल रहा है 40%, और इन तीन को मिला के कितना देना है, 50%। समझ में आ रहा है? The overall bad debts are on all loans may not exceed, अब ये बोल रहा है कि अगर आपके bad debts आप सोचते हो कि होंगे, वो तो होते ही है, अगर आप बिजनेस करोगे तो bad debts होंगे, अगर आपके bad debts होंगे इन टोटल ओवरऑल bad debts on all loans may not exceed 0.06, तो ये देखो यहाँ पे एक और वर्ड मिल गया, may not exceed, ये एक वर्ड देखो may not exceed, ये हमको इक्वेशन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, शब्द होते हैं ना ये वाले, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मैक्सिमम मिला था, यहाँ एटलीस्ट मिला था, यहाँ पे एटलीस्ट मिला था, और एक यहाँ पे मे नॉट एक्सीड मिला, मैक्सिमम, ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन हो गया, और नीचे टेबल दे रखी है कि पर्सनल और कार हाउसिंग एग्रीकल्चर और कमर्शियल कितने तरीके के लोन है, 5 तरीके के लोन है, और उनके सामने उनकी क्या दे रखी है, इंटरेस्ट रेट दे रखी है, 17%, 14%, 11, 10 एंड 13। पर्सनल लोन के सामने पर्सनल के बैड डेट्स दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी कि परसेंटेज दे रखी है, प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज, कार में 0.07 बैड डेट हो जाएगा, हाउसिंग में उसको 0.05, और एग्रीकल्चर में इतना और इतना डूब जाएगा। ये इन्होंने क्या कर रखा है, एस्टिमेशन कर रखा है, प्रोबेबिलिटी बना रखी है, एस्टिमेट कर रखा है उन्होंने कि इतना तो डूब सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ मैम। अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन अभी नहीं लिखेंगे, हम पहले स्टेप्स लिखेंगे, फिर उस स्टेप्स की हेल्प से ही हाँ, हमें मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन है? मॉड्यूल का 33, हाँ। ओके। तो अब देखो इस क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या है हमारे लिए, बताओ। स्टेप 1 क्या होता है कि हमको क्या पहचानना है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मैक्सिमम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम पहचानना है। तो क्या टाइप है ये, मैक्सिमम 600 मिलियन, मैक्सिमम ही हो ना? हाँ, तो क्या करना है इसमें, मैक्सिमाइजेशन है, क्या इसमें मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, तो हमें नाम बताना है टाइप की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। बस स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में क्या है कि आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, x2, x3, x4, x5 ऐसे अज्यूम करना पड़ता है। अब देखो ये बैंक की बात है, और बैंक के लिए जो यूनिट्स होती हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैंक के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं, जैसे इस हमारे इस क्वेश्चन में बैंक का प्रोडक्ट क्या है, ये वाला लोन, कार क्या हो गया, ये वाला, ये प्रोडक्ट 3, ये प्रोडक्ट
4, ये प्रोडक्ट 5। समझ में आ रहा है? हाँ मैम, कि पिछले बैंक लेके लोन। हाँ, पिछले क्वेश्चन में हम शेयर ए और शेयर बी को x1 x2 माने थे। यहाँ पे क्या होगा, हम x1 x2 x3 हमारे लिए अननोन क्या है, हमें नहीं पता कि हमने पर्सनल वाले को कितना लोन दिया, कार में हमने कितना लोन दिया, हाउसिंग के लिए कितना लोन दिया, एग्रीकल्चर को कितना दिया और कमर्शियल को कितना दिया, हमें तो मालूम ही नहीं है। ये तो अभी तो क्या इक्वेशन बनानी है, आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अमाउंट निकल के आएगा कि हाँ भाई पर्सनल लोन वालों को हमने 300 मिलियन दिए थे, कार वालों को हमने 150 मिलियन दिए थे, इस तरीके से बाद में पता चलेगा। आपको अभी ये पता होना चाहिए कि हम किसको x1 x2 माने, हमारे लिए क्या है x1 x2, वो चीज जो हमें पता नहीं है ना। तो जो हमें पता क्या नहीं है कि भैया इसको पर्सनल वाले को कितना लोन दिया, कार वाले को हमने कितना अमाउंट पे किया, हमें नहीं पता इतना इतना लोन हमने दिया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लो कि ये जो पर्सनल लोन है, या मैं आपको बता के छोड़ देती हूँ, जब सॉल्यूशन करेंगे तब लिख लेंगे। अच्छा, स्टेप 3 क्या होना चाहिए, स्टेप 3 बताओ, स्टेप 3 क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मतलब स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है कि आपको x1 x2 पता लगाना आना चाहिए। स्टेप 1 तो पता ही चल गया आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए आपका क्या। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बैंक मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम 40%। 40%। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है कि अच्छा, मिनिमाइजेशन का? देखो, मैक्सिमाइजेशन z x1 प्लस x प्लस x3। तो मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, तो मैम मैक्सिमाइजेशन। जो अपन ने स्टेप 1 पे लिखा है ऑब्जेक्टिव वही है ना? हाँ, स्टेप 1 में तो बोल रहे टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, तो मैक्सिमाइजेशन का है। फिर इसी को ही हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में मिनिमाइजेशन जेड या मैक्सिमाइजेशन जेड लिख देते हैं। ठीक है, अब स्टेप 4 बताओ। ये तो हम साइड में समझ रहे हैं, रफली समझ रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रेंट ये फॉर्मूला, हाँ कंस्ट्रेंट समझने पड़ेंगे। तो मैम constraint पूरा तो बनाएंगे ना अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी तो मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख के छोड़ दिया ना, यहाँ सॉल्यूशन में कर दूंगी, आप चाहोगे तो लिख सकते हैं। लिख ओके लो मैम। कि भाई हाँ मैक्सिमाइज क्या करना चाहते हो आपकी भाई। x1 प्लस हाँ, x2 x1 प्लस x2, ये आपकी टोटल, ये जो आपके 4-5 तरीके के लोन है, क्या है आपके? x5 इक्वल हाँ, टू 600। ये कितना 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 हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें कि हमारा क्या मिले, ये बोल रहे हैं ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, ऑप्टिमल एलोकेशन हमको कैसे करना चाहिए, ये बोल रहा है ना, फॉर्मुलेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग टू डिटरमिन ऑप्टिमल एलोकेशन। तो ये है कि हमको ऑप्टिमल यानी कि मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे हमने पता लगा लिया था ना कि मैक्सिमाइजेशन, तो हमको मैक्सिमाइज क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव करना होगा बाय इन्वेस्टिंग इन द x1 x2 x3 x4 x5 काइंड ऑफ लोन्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन, क्या है आपकी लिमिटेशन, क्वेश्चन में जो आपको दिखाया मैंने, जहाँ पे एटलीस्ट लिखा होगा, एटमोस्ट लिखा होगा, लेस देन लिखा होगा, मोर देन लिखा होगा, है ना, ये लिखा ना जैसे मे नॉट एक्सीड, ये सब क्या है आपको, ये यही हेल्प करते हैं आपको कि भाई ये कंस्ट्रेंट हैं आपके, और इसको ही हम इक्वेशन में यूज करते हैं। तो चलो बताओ कि आप कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो साइड में, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में क्या क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, क्वेश्चन है आप सबके पास में अब तो? हाँ मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपके पास में है तो पहली चीज आपके पास में, देखो क्वेश्चन में वापस एक बार जाते हैं, पहली चीज आपके पास में क्या है, यहाँ पे देखो कि बैड डेट्स आर नॉट रिकवरेबल और प्रोड्यूस नो इंटरेस्ट इनकम, एक तो यहाँ से तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, तो ये बैड डेट्स है। टू मीट कॉम्पिटिशन, यहाँ से बोला एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड, क्या बोला, 40% ऑफ द फंड 2.4 मस्ट बी अलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर कमर्शियल। तो एग्रीकल्चर कहाँ गया, ये रहा, 10 और 3। ये गया एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल। तो ये बोल रहा है कि 40% ऑफ द फंड का एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड मस्ट बी अलोकेटेड टू एग्रीकल्चर कमर्शियल। तो देखो इसके यूज से मैम हम इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि 0.4 ब्रैकेट में x4 प्लस x5। देखो 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 देखो, एक सेकेंड, इस इक्वेशन को पहले, इस इक्वेशन को यूज करना चाहते हो कैसे यूज कर सकते हैं, एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को पहले बनाना चाहते हैं हम, कैसे बना सकते हैं बताओ? मैम ऐसे लिख सकते हैं ना 0.4। हाँ, फिर 40% ऑफ टोटल, राइट, 40% ऑफ टोटल। x4 तो प्लस टोटल आपका x5। कितना है, x1 x2 x3 x4 x5 में इन्वेस्ट होगा, है ना, टोटल कितना इन्वेस्ट होगा, जितना भी 600 मिलियन आपके पास में टोटल है उसका उसका वो x1 x2 x3 x4 और x5, ठीक है, इसमें इसका 40% जो है वो इन्वेस्ट होगा किसमें, एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन में। तो यानी कि उसने बोला एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है
कि कम से कम तो इतना, मिनिमम। तो इससे ज्यादा हो तो बढ़िया है ना, ठीक है, इतना 40% तो लोन देना ही देना है, इससे ज्यादा दो तो प्लस कोई एक्स दिक्कत फाइव, नहीं है। तो वो हमने किसको माना था, x4 x5 एक्स इसमें, फोर एक्स हाँ फाइव। तो ये लिख लेंगे x4 प्लस x5। So 40% of total should be invested in X4 plus X5. हाँ तो टोटल का 40% आपको यहाँ कमर्शियल और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है। आप 40% को ऐसे रिप्रेजेंट करने से अच्छा है कि आप इसको कैसे करो, 40% को 0.4. हाँ तो 0.40 जो भी है, ठीक है, ऐसे लिख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरा देखो, एटलीस्ट के बाद में क्या आ गया, इसके बाद में फंड्स अलोकेटेड टू हाउसिंग, फंड्स अलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल लोन्स, 50% ऑफ ऑल लोन्स किसको देना है, पर्सनल, कार Personal और car, हाउसिंग, ठीक है। तो तीन हो गए, पर्सनल, कार, हाउसिंग का हो गए x1 x2 और X1 x3, plus X2 plus X3. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गए, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। क्या बोलता है, यहाँ पे एक लाइन और है, फंड्स मस्ट बी अलोकेटेड टू हाउसिंग, हाउसिंग को कितना फंड देना है, सॉरी मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत कर दिया, हाउसिंग, केवल हाउसिंग का, तो केवल हाउसिंग का कितना हो गया x3, केवल हाउसिंग को मस्ट बी एटलीस्ट 50%, 50% ऑफ ऑल लोन गिवन टू पर्सनल। ये पूरी लाइन वापस रीड करते हैं, इस पूरी लाइन को वापस से रीड करते हैं मैम, एक सेकेंड, ये देखो, फंड अलोकेटेड टू हाउसिंग, हाउसिंग को कितना देना है, एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल गिवन टू पर्सनल, कार एंड हाउसिंग, इन तीन का 50%। मैम इसका कांस्टेंट ऐसे बनेगा ना, X3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर 0.5 ब्रैकेट में X1 प्लस X2 प्लस X3. बिल्कुल। तो हाउसिंग वाले को क्या करना है, 50% ऑफ पर्सनल, तीन जनों का, तो हाउसिंग वाले को हमने क्या माना हुआ है, हाउसिंग वाले को हमने माना हुआ है x3, और इसको क्या देना है, इस अकेले को 50%, यानी कि 50% ऑफ तीन लोन के बराबर, तीन लोन कौन कौन सा, पर्सनल, कार और हाउसिंग, पर्सनल, कार और हाउसिंग, तो पर्सनल, कार, हाउसिंग को हमने x1 x2 और x3 माना। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या इस लाइन का मतलब, दोबारा बता दूंगी। हाँ ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, ताकि हम ये इक्वेशन आप चाहे यहाँ पे दोबारा यहाँ लिख लो चाहे नीचे, ठीक है, ये लाइन लिख जाएगी सही। तो एक इक्वेशन हमारी ये यहाँ पे बन गई, 0.50 लिख लो इसको, x1 x2 और x3, यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी बन सकती है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन सकती है, द ओवरऑल बेड डेट्स ऑन ऑल लोन मे नॉट एक्सीड 0.06। ये क्या बोल रहा है कि ओवरऑल बेड डेट्स ऑन ऑल लोन्स, जितने भी लोन्स होंगे हमारे पास में, जितने भी लोन्स होंगे हमारे पास में, ऑल बेड डेट्स ऑन ऑल लोन्स मे नॉट एक्सीड 0.6%। ये अब बताओ इसका क्या होगा, 0.06, हाँ और भी कम हो गया, तो इसको कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, ओवरऑल बेड डेट्स, ओवरऑल बेड डेट्स दे रखा है बेड हमारे पास में, डेट्स को अपन कैसे शो करें? ये बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर है, अच्छा, ठीक है, तो हम इन सबको प्लस कर लेंगे, फिर ठीक है, इन दोनों को, ग्रेटर देन ई, हाँ तो 0.10 तो यहाँ ही बना लेते, चलो 0.10, और किस पर हो रहा है ये 0.10, x1 पर, ये 0.07 किस पे हो रहा है, x2 पे हो रहा है, 0.05 किस पे हो रहा है, x3 पे हो रहा है ना, हो रहा है ना, ये x1 है, ये x2 है, और ये x3 है, ये x4 है, और ये x5 है, तो 0.01 x1 पे है ना, 0.07 x2 पे, 0.05 x3 पे, 0.08 x4 पे, और 0.06 x5 पे, है ना। ये क्या होना चाहिए, इसकी लिमिट कितनी है, मे नॉट एक्सीड, इसका इनका मतलब इससे कम हो, किससे, 0.06 से कम हो, 0.06 से या तो इक्वल या इससे कम ही होना चाहिए, हमारा बेड डेट्स क्या होना चाहिए, 0.06 से लेस देन ही रहना चाहिए, बोला ना, मे नॉट एक्सीड, मे नॉट एक्सीड मतलब 0.06 से ज्यादा ना हो, यानी कि इससे कम ही रहे हमारा बेड डेट्स, तो ये हम लेस देन, ये किसका साइन लग जाएगा यहाँ पे,
लेस देन का। आ रहा है क्या समझ में? मैम एक बार फिर से समझाना। अरे भाई ये क्या कह रहा है कि ये जो ओवरऑल बैड डेट्स हैं ऑन ऑल द लोन्स मे नॉट एक्सीड 0.06, कि आपके जो जितने भी बैड डेट्स है ये दे रखे, कि आपने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इतना पर्सनल लोन पे, इतना कार पे, इतना हाउस पे, इतना एग्रीकल्चर, इतना एग्रीकल्चर इस पे, कमर्शियल पे आपको क्या हो सकता है, बैड डेट्स हो सकते हैं। बट ये बोल रहा है कि दीज ओवरऑल बैड डेट्स मे नॉट एक्सीड 0.06, यानी कि 0.06 से ज्यादा आपको बैड डेट्स ना हो। तो मे नॉट एक्सीड का मतलब इससे कम हो, मे नॉट एक्सीड का मतलब इससे ज्यादा ना हो। हाँ मे नॉट एक्सीड, इससे एक्सीड ना करे, 0.06 से एक्सीड ना करे, तो 0.06 से कम रहे। तो ये क्या है, कम रहेगा, मतलब ये लेसर का साइन है, ये क्या है, लेस देन का साइन है, इससे कम ही रहे आपके बैड डेट्स, क्या रहे, इससे कम ही रहे। दिस कैन, ये ओपन मूव, ओपन मूव दिस इज द ग्रेटर साइन और दिस इज द, दीज आर द लेसर। समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? हाँ मैम। आ गया मैम। मैम आ गया। ठीक है, तो ये एक और इक्वेशन बन गई। हम भाई अभी अभी फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन से तो बना रहे हैं, हमारे पास लिमिट दे रखी है कि देखो ये लिमिट है हमारी बैड डेट्स की, है ना। यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे लिमिट दे रखी थी कि ये लिमिट है हमारी एक लोन की, दूसरा लोन जो है वो इसकी लिमिट ये दे रखी थी, ये हमारी बैड डेट्स की। और कोई भी लिमिटेशन है क्या? हाँ अभी और है, देखो और भी लिमिटेशन चलेगी। क्या लिमिटेशन है कि आपके पास मैक्सिमम, ये क्या कर रहा है, ये देखो एक मैक्सिमम, ये भी आपको इक्वेशन बनाने में, कि मैक्सिमम आप लोन कितना दे सकते हो, पांचों को मिलाकर, पांचों को मिलाकर कितना लोन दे सकते हो, 600 मिलियन। 600। तो इसकी भी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं। चलो वो क्या है, x1 x2 x3 और x4, ये समझा रही भी, रफली चल रहा है x5, ये मैम पांचों में। हाँ ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं इसमें पहले तो अपन स्टेप 1 का लिख देंगे कि मिनिमम लिख रहे हैं या मैक्सिमम, है ना। ठीक है, फिर z का सिंबल लगा के अपन जितने भी अपन अज्यूम किए हैं बस उन सबको ऐड ऑन कर देंगे। बस बस बिल्कुल सही बोल रहे हो, उनको एड ऑन कर लो, नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी एज्यूम की उनका टोटल हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, मैम। और स्टेप 4 इंपॉर्टेंट है, स्टेप 4 ही आपको अगर सही निकाला है तो ही आपका मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन के मेरे साथ साथ देखो ना कि हमने कहाँ कहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्या क्या एक एक लाइन में कहाँ पे इक्वेशन बन सकती है। अब देखो x1 x2 x3 4 x5 ये 5 तरीके के लोन्स हैं, ठीक है। इन पांचों में आप टोटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 600 मिलियन। 600 मैक्स टू मैक्स, यानी कि इससे कम नहीं, मतलब 600 ही ज्यादा, हमारे पास 600 मिलियन ही है, इससे ज्यादा पैसा नहीं है लोन देने के लिए। तो लोन कैन बी 600 और लेस देन 600। समझ में आ रहा है ये साइन क्यों लगाया, ये साइन क्यों नहीं लगाया, यस ये साइन इसलिए नहीं लगाया कि 600 से ऊपर नहीं करना है। 600 से ऊपर का मतलब होता है 700 800 900, ये इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, हमारे पास तो लिमिट ही 600 की है। तो 600 तक लोन दे सकते हो, 600 तक दे सकते हो, 600 से नीचे भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। मैम ठीक है, इसलिए हमने ये साइन क्यों लगाया, ये समझाने के लिए। तो यहाँ पे लेसर देन साइन लगी, देखो कहीं पे आप देख रहे हो, यहाँ पर कहीं पर क्या साइन लग रहा है, ये 0.06 कैसे है फिर ऊपर में। अब भाई दे रखा है इसलिए आया था, देखो ये दे रखा है ना यहाँ पे बैड डेट्स के बारे में, इसलिए आया था, यहाँ से आया था। ओके मैम। और ये हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा नहीं, देखो ये फर्स्ट लाइन नहीं दे रखी आपके क्वेश्चन की, हाँ मैम ये तो हाँ उससे आया था, यहाँ से आया था मैक्सिमम 600, ये मैक्सिमम लिमिट है हमारी, और इससे कम भी दो तो चलेगा ना लोन, ठीक है। अब बताओ इसके अलावा भी क्वेश्चन बचता है, हाँ बिल्कुल बचता है। एक एक बोल रहा है कि ना देखो यहाँ पर कि बैड डेट्स आर नॉट रिकवरेबल एंड विल नॉट प्रोड्यूस इंटरेस्ट इनकम। एक इक्वेशन और बन सकती है, और वो इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो देखो ये तो हमने अभी तक जो भी करा ना, ये तो हमारे पास लिमिटेशन है, और लिमिटेशन की हेल्प से हमने ग्रेटर साइन लेस देन साइन ये लगाई, हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए निकल के, यहाँ पे अब क्या निकल के आ गए, इनकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, कंस्ट्रेंट निकाल लिए हमने। देखो 4 तरीके का कंस्ट्रेंट्स हो गए हमारे पास में, 4 तरीके कितने के, भी हो सकते हैं मतलब क्वेश्चन इसमें में मैक्सिमम पांच। हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 कंस्ट्रेंट हो गए, ठीक है। स्टेप 4 ही हो गया अभी तक, रुको। और स्टेप 5, स्टेप 5 क्या होता है हमारे पास में, नॉन नेगेटिव। क्या होता है, ये तो रटा रटा है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या होता है कि आपने जो भी x1 x2 x3 जो भी आप मानते हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0।
ठीक है, ये हमने सारा रफ किया है, हम बार बार नहीं कर रहे, बार बार नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बार तो आपको समझाएंगे ना कि 5 स्टेप के अंदर हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? मैम सॉल्यूशन। वो जो अभी लाइन थी ना कि बेड डेट्स पे इंटरेस्ट और नॉन रिकवरेबल है, हाँ, वो मैं तो इस वो लाइन में पढ़ी है, मैं उसको सॉल्यूशन में करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ तक तो अच्छा समझ में आया आपको? हाँ मैम। सॉरी। देखो वापस से बताती हूँ, देखो अब आपका इसने इसने ये बोला था कि फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग टू डिटरमिन ऑप्टिमल लोन एलोकेशन। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ऑप्टिमल लोन एलोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 5 तरीके के लोन हो गए, 5 तरीके की आप क्या करोगे? इनकम कमाओगे, इंटरेस्ट इनकम, और उनमें से कुछ इनकम का आपको लॉस हो जाएगा, कुछ इनकम का आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और वो क्या है? अपना बैड डेट्स। तो आप क्या करोगे? टोटल इंटरेस्ट में से बैड डेट्स की इनकम को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये जो टोटल भाई आपकी रेवेन्यू क्या है? ये रही रेवेन्यू आपकी, इन 5 लोन से ये रेवेन्यू होगी बैंक को, और ये उनको लॉस हो जाएगा, तो ये माइनस कर देना लॉस को। करते हो ना अकाउंट्स में भी बैड डेट्स? हाँ मैम। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा? बैड डेट्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैड डेट्स डज नॉट इससे तो इन्वॉल्व। फिर फाइनल इनकम ही आएगी ना। हाँ, तो फाइनल इनकम क्या हो जाएगी आपकी? आपको फाइनल इनकम जो है वो आपको जो आपका है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम एडजस्ट करेंगे उसको। कैसे करेंगे ये? हम इसका फॉर्मुलेशन ना वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन कितना इजी है वो तो हमको पता है। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? हमेशा लिखोगे लेट x1 x2 x3 x4, यहाँ पे 5 तरीके के लोन है ना, तो आप क्वेश्चन में आपने लिखा था कि x1 क्या था अपना? अमाउंट टू बी गिवन इन पर्सनल लोन। तो टेबल है ना, उससे लिख लो पर्सनल लोन में इतना x1 देना है लोन, ठीक है। सेकंड आपका था कार का, तो कार में आपको इतना देना है ये सारा। फिर थर्ड में क्या देना है आपको? हाउसिंग में देना है, हाउसिंग लोन। x4 मतलब एग्रीकल्चर में आपको देना है, ठीक है। और x5 मतलब आपको अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन कमर्शियल लोन, ठीक है। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो हमको ऐसे करना है, ठीक है। ये ऊपर के तो हमने आपको समझाने के लिए उसको ओपन किया था। अब सेकंड फिर क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना और एक अंडरलाइन करना, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज जी। और वो क्या होगा? यानी कि हमको क्या मैक्सिमाइज करना है? हमको क्या मैक्सिमाइज करना है? हमको लोन एलोकेशन इस तरीके से हम करें कि हमको क्या हो? इंटरेस्ट क्या मिल जाए? हमको इंटरेस्ट ये और ये मिल जाए, ठीक है। और उसमें से फिर अगर बैड डेट्स में तो ये और ये माइनस हो जाए, तो ये हमने इसमें अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 17% इंटू x1, 14% इंटू x2, 11% इंटू x3, 10% इंटू x4 और 13% इंटू x5। और इसमें से माइनस क्या होगा? अगर पहला वाला देखिए पर्सनल लोन, तो 17x1 माइनस 0.01। ये देखो, अगर इसको फॉर्मुलेशन करो तो यहीं पे कर लो, ज्यादा बेस्ट है। देखो इसको लिख लो x1 x2 x3 और x4 और x5 का 17%, x2 का 14, ठीक है। बैड डेट्स क्या है? x1 के ऊपर इतना परसेंट, x2 के ऊपर इतना, x3 के ऊपर इतना, x4 के ऊपर इतना और x5 के ऊपर इतना, ये माइनस कर लोगे तो आपकी इंटरेस्ट इनकम क्या होगी? मैक्सिमम कितनी इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपको यहाँ लिख लो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? पहले वाले के ऊपर पॉइंट, इसको 17% को 0.17 लिख सकते हो x1, और उसका बैड डेट कितना हुआ था? ठीक है, ठीक है। दूसरा लोन कार का था, कार के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो रहा है आपको? 14%। मैम डायरेक्ट टोटल कर ले इंटरेस्ट का, उसमें माइनस नहीं नहीं कर। ऐसे प्रेजेंटेशन ऐसे करोगे, आप सॉल्व थोड़ी कर रहे हो। अब देखो उसके ऊपर बैड डेट कितना हुआ था, तो ये मैंने किसका लिखा था? ये मैंने लिखा है पर्सनल लोन का। पर्सनल का। फिर सेकंड लोन कार लोन है, कार लोन में कितना इंटरेस्ट हो रहा है? 14%, और बैड डेट कितना हो रहा है? 0.07। सॉरी ये x2 है ना, x2 का आ रहा है समझ में? प्लस फिर तीसरा लोन कौन सा था? हाउसिंग का। हाउसिंग के ऊपर कितनी इंटरेस्ट इनकम होगी आपको? 11%, मतलब 0.11 x3, माइनस उसमें बैड डेट्स कितना हो रहा है? 0.05 का x3, उसमें से बैड डेट्स माइनस कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम में से बैड डेट इनकम माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर कितना बचेगा?
फोर्थ लोन कितना है अपना, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर इंटरेस्ट कितनी आएगी, 0.10, और उसको माना क्या था फोर्थ लोन को, x4 माना था, माइनस इसका बैड डेट्स कितना है 0.08 x4, ठीक है। और लास्ट क्या था अपना, कमर्शियल इनकम, कमर्शियल, जो कि क्या था अपना, इंटरेस्ट 13% x5, और उसका बैड डेट्स कितना था 0.06, है ना, x5। बस इसको माइनस कर लेना एक बार, ठीक है। इन तीनों को माइनस किया तो कितना आ जाएगा अपना, बैड डेट्स माइनस करने के बाद में 0.17 को 0.10 माइनस किया तो 0.17। मैम एक बार लास्ट वाली दिखाना। एक मिनट रुको, इनको माइनस करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। लास्ट वाला बिल्कुल x5 वाला, हाँ देखो ओके। इनको माइनस करने के बाद में आपकी इक्वेशन इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। फिर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद में नेक्स्ट क्या रह जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद में क्या हो जाता है नेक्स्ट, लिमिटेशन वाला, लिमिटेशन कांस्टेंट। सब्जेक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव तब अचीव होगा जब आप कुछ अपने लिमिटेशंस के साथ में काम करते हो, तो कुछ आपके पास में लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसलिए तो सब्जेक्टिव कांस्टेंट हो गया। अब जब का स्टेप 4 था ना, स्टेप 4 पूरा का पूरा यहाँ हम उतार देंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्टेप 4 क्या था अपने पास में, स्टेप 4 ये सारी इक्वेशन जो हमने बनाई थी, ये जो हमने बनाई थी ये वाली फर्स्ट सेकेंड, आपकी ये थर्ड और ये आपकी फोर्थ, ये 4 इक्वेशंस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो लिख लो, ये लो। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, आपने बनाई थी x4 बस ये लिखना ही है, अब तो मैं सिर्फ उसको उधर से उतार ही रही हूँ, मैं उसको सिर्फ उतार रही हूँ, और उसका वो एक कांस्टेंट भी बता देना आप कि ठीक है। एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन भी आपने कौन सी थी आपकी सेकंड इक्वेशन, ये रही x3 ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो ये उतार दो एक इक्वेशन, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, और ये x1 x2 और x3, ठीक है। ये किसके लिए लिमिटेशन थी, ये हाउसिंग लोन की थी, ये हाउसिंग लोन की लिमिटेशन बनाई, ये हाउसिंग लोन था ना x3। लोन, और नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट क्या था, ये वाला था ना कि बैड डेट्स के बारे में, और ये क्या था अपना टोटल लोन के बारे में, ठीक है। इनकी भी लिमिटेशंस लिख लो बस। अब तो ऊपर से जो हमने बना रखा था उसको हम नीचे लिख ही रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो गया क्वेश्चन मैम तो। एक बार राइट साइड में पूरा नेम दिखाना, क्या लिखा है, कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन, ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन। ठीक है, और ये क्या है 0.06, ठीक है। ये कंस्टेंट क्या है, ये कंस्टेंट है आपका टोटल किस पे, बैड डेट पे, किस पे ये, हाँ ऑन बैड डेट, ठीक है। और क्या था, एक लास्ट एक और बच गया ना अपना, कौन सा था, ये वाला, नहीं ये वाला कौन सा, और ये बच गया ना, अब तो ये बचा है। ये क्या था आपका 600 मैक्सिमम, इसके लिए टोटल लोन का कंस्ट्रेंट दे रखा है। तो टोटल लोन कितना था, x1 x2 x3, x1 x2 x3 x4 x5, और ये 600 से ज्यादा नहीं करना था, तो ये टोटल लोन कांस्टेंट हो गया। LOA, मैम एक बार थर्ड वाले का नेम क्या लिखा है, कांस्टेंट। एक मिनट, और एक नॉन नेगेटिव फंक्शन लिख दो एक लास्ट में, क्या लिखना है, x1 x2 x3 x4
और x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या लिखना था आपको? नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है ना, ये तो आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है, इसको भूल मत जाना, ठीक है। फंक्शन, इसको भूल मत जाना, ये आपका लास्ट में होता है ये वाला। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ? मैम एक लाइन का भी तो अभी बच्चा है ना, वो ब्याज नहीं मिलता उसको, वेट वो सब। हाँ तो वो तो हमने कवर कर लिया ना, यहाँ पे कवर कर लिया ना, ब्याज नहीं मिलेगा। अच्छा ये वाला जो नेट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये देखो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया ना, इनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई, ये इंटरेस्ट मिलेगा और इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। मैम स्क्रॉल डाउन कर। ये लो स्क्रॉल डाउन, खत्म। अगर सॉल्यूशन वाइज देखें तो x1 x2 x3 x4 मान के ऑब्जेक्टिव फंक्शन नेक्स्ट स्टेप, और थर्ड स्टेप कांस्टेंट फंक्शन, खत्म। और नॉन नेगेटिव भूल मत जाना, नॉन नेगेटिव लिखना भूल मत जाना, उसके भी नंबर होते हैं नहीं तो वो भी कट जाएंगे। तो ये नॉन इससे नेगेटिव भी कांस्टेंट बन सकते हैं। क्वेश्चन में जितने कहे उतने ही बनेंगे ना, क्वेश्चन में जो जो बोला है वहां पे आप ढूंढना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, मैक्सिमम, मिनिमम, ये वर्ड लिखे होंगे, वो वही कंस्ट्रेंट में आपको हेल्प करते हैं। ओके ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी, ठीक है। थैंक यू। Okay.